अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात अज़ बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। तमाम लोग हैदर और रोबा के गिर्द मौजूद थे। बैग्स गाड़ियों में रखवा दिए गए थे। सब बारी बारी उनसे मिल रहे थे। आशिर साहब ने उससे गले मिलकर उसका माथा चूमा। वापस आओ तो अपने पैरों पर चल कर आना। चाची ने पहली बार नम आंखों से उसके सर पर हाथ रखा था। खुदा तुम्हें कामयाब करे। सुफियान तो उसके गले से लग कर रोने लगा था। मैं आपको बहुत याद करूंगा, बहुत ज्यादा। मुझे भूलिएगा मत। अल्लाह करे वापसी पर आपको मेरी जरूरत न पड़े, पर मुझसे ताल्लुक खत्म न करिएगा। छोटा भाई कहा है, भूलना मत प्लीज। हर जुमले के साथ वो उसे खुद में भींचे जा रहा था। हैदर ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आशिर साहब ने शफकत से रोबा के सर पर हाथ रखा, जो मुश्किल से खुद को काबू में किए बैठी थी। मुझे फख्र है मेरे फैसले पर। सकीना और जीशान एक साथ घुटनों के बल उसके पास बैठे थे। सकीना सर झुकाए रो रही थी। हैदर ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना हैदर, आई एम सॉरी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मगर सच में मैं दिल से दुआ करती हूँ तुम ठीक होकर वापस आओ तो पहले जैसे हो जाओ। सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, मगर जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आई है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। आगे भी सब अच्छा होगा। जीशान ने बेतासुर सकीना को देखा और फिर हैदर की जाने मुतवज्जा हो गए। मैं इंतजार करूंगा यहाँ। उसने उसके सीने पर दाईं जानिब उंगली रखी। यहाँ हैदर रजा की नेम प्लेट देखने का आर्मी इंतजार करेगी अपने ऑफिसर का। हैदर ने मुस्कुराकर उसे देखा। आर्मी से कहो इंतजार छोड़ दे, मैं वापस नहीं आऊंगा। उन सब ने हैरत से उसे देखा जो संजीदगी से जीशान को देख रहा था। उन सब से मिलने के बाद वो लोग कराची एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हादी और फुप्पो भी उसी दिन दुबई के लिए निकले थे। हैदर को भी जहाज पर बिठा दिया गया था और कुछ वक्त बाद जहाज हवा से हमकलाम हो गया था और सर पुर से ठिकाए आंखें मूंदे बैठा था। रोबा उसे देख कर मुस्कुराई जा रही थी। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उससे पूछा, आप आर्मी वापस ज्वाइन नहीं करेंगे? उसके सवाल पर वो बंद आंखों से ही मुस्कुराया था। जीशान, दिल रखता है मेरा कि आर्मी मेरा इंतजार करती है। असल में आजकल के दौर में किसी के पास किसी को याद करने का वक्त नहीं, और ऐसी जगह जहां हर वक्त मुतवादिल मौजूद हो, वो किसी को क्या याद करेगी। मैं वापस आर्मी में नहीं जा सकता हूँ। मेडिकली अनफिट हूँ, वो नहीं लेंगे। और वैसे भी वो मेरा ख्वाब था जो पूरा हुआ और जिसका हर्जाना भी अदा कर लिया। इसलिए अब मेरे पास इस ख्वाब को देने के लिए कुछ नहीं। ये जिंदगी जिसकी अमानत है, बस आगे उसी के साथ आम सी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता हूँ, जहाँ सुबह को जाकर शाम को वापस आ सकूँ, जहाँ हर वक्त मौत का डर ना हो, जहाँ कुछ खोने का खौफ ना हो, जहाँ मेरे बच्चे मेरी राह तकते ना उम्मीद ना हो जाएं, मैं उनका बचपन ना मिस कर दूं, जहाँ उन्हें मेरी शक्ल भूलने की ज़रूरत ना हो, जहाँ मैं हर वक्त हूँ, जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है मैं बैठा करूँ, उनके साथ खेलूँ, तुम्हारी डांट से बचाऊँ, उन्हें बिगाड़ूँ। आप हमारे बच्चों को बिगाड़ेंगे हैदर? उसने खफा लहजे में कहा तो वो हंस दिया। हाँ, थोड़ा सा। उसने हंसकर सर उसके कंधे पर रख दिया। बाकी सफर यूं ही एक दूसरे के आसरे निकल गए। अंधेरी रात को छांट कर अमेरिका में उनका इस्तकबाल एक उजले दिन ने किया था। अमले की मदद से उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद वो बाहर आ गई थी, जहां वो इधर उधर तलाश कर अपना नाम ढूंढ रही थी कि एक हाथ में हैदर रजा के नाम का बोर्ड देखा। व्हीलचेयर को धकेलती वो उसी जानिब आ गई। हैदर रजा? जी, मुझे डॉक्टर नदीम ने भेजा है आपको घर लाने के लिए। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। घर? मतलब हम तो होटल में रुकने वाले हैं, होटल ले चले? नहीं, मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि मैं आपको उनके घर ले जाऊं। आप चलें, एक बार उनसे मिल लें।
इस बात में सर हिलाकर वो उसके पीछे चल दिए। गाड़ी न्यूयॉर्क के सड़कों को पार करती जा रही थी। रोबा इश्तियाक से बाहर देख रही और इशारों से कभी किसी तरफ इशारा करती, कभी किसी तरफ। मगर हैदर का कोई जवाब ना पाकर उसने उसकी जानिब देखा तो वो सिर्फ मुस्कुराकर उसे ही देखी जा रहा था। वो खजल सी हो गई थी। क्या हुआ? उसके यूं अचानक सिमट कर बैठने पर वो परेशान हो गया था। वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। मैं इसलिए तो नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं तो देखकर खुश हो रहा था कि आप कितनी खुश हैं। घर पर तो बहुत कम ऐसे रिएक्ट करती हैं। आपका ये पहलू भी कितना खूबसूरत लगता है। उसने हैरत से हैदर को देखा। ये पहलू? और कौन कौन से पहलू अच्छे लगते हैं आपको मेरे? इस सवाल पर वो चेहरा मोड़कर बाहर देखने लगा। ये गलत बात है हैदर, मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूं मगर आप नहीं। मुंह बनाकर वो बाहर देखने लगी। जब कुछ देर बाद अपने हाथ में उसका हाथ महसूस हुआ, उसने हैरत से उसे देखा। बताऊंगा, मगर अभी नहीं। आपके सारे सवाल याद हैं मुझे, हर एक का जवाब दूंगा मगर वक्त आने पर। गाड़ी मेन गेट से अंदर दरवाजे की बाहर रुकी तो नदीम और नाजी वहां पहले से मौजूद थे। नदीम का भेजा आदमी हैदर को व्हील चेयर पर बिठाने के बाद सामान निकाल रहा था और रोबा उसे लेकर दरवाजे तक पहुंची, जहां वो दोनों मुस्कुराकर उनका इंतजार कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। उन दोनों ने एक साथ रोबा को जवाब देने के बाद वो हैदर की जानिब मुतवज्जे हुआ। तो यस कॉप, वेलकम टू अमेरिका। हैदर ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उन्हें लेकर वो अंदर आ गए थे। ड्राइंग रूम में एक गहरी संजीदा सी खामोशी तारी हो गई थी। शाह दूर अपनी गाड़ी में उन्हें घूर कर देख रहा था। नदीम ने उसे पास आने का इशारा किया तो वो भाग गया, जिस पर हैदर और रोबा मुस्कुरा दिए। नाजी उनके लिए चाय लेकर आई थी, जो उसने पहले हैदर फिर रोबा को पकड़ाई। नदीम की जानिब मुड़ी तो उसने संजीदगी से हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया, जिस पर नाजी का चेहरा उतर गया था। और ये बात रोबा ने भी महसूस की थी, मगर फिर भी सर झटक गई। हैदर, ये मेरी वाइफ है नाजिया, और वो मेरा बेटा था शाहजमान। माशाल्लाह बहुत प्यारा था। इलाज कब से शुरू होगा मेरा? चाय का कप मेज पर रखते उसने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, जिस पर नदीम के चेहरे की असली संजीदगी वापस आ गई। हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे। एमआरआई करवानी पड़ेगी, तुम्हारा कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा। तुम्हारे ऑपरेशन में मेरी हेल्प के लिए एक और सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं। एक बार उनसे तुम्हारा केस डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हारी डिस्क डैमेज हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रिकवर कर सकते हैं और इसमें रिस्क क्या क्या है। तो शायद 1-2 माह तुम्हें रहना पड़े, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किए बगैर जाने नहीं देंगे, तो तुम्हें यहीं रहना होगा। तो यहाँ कोई ऐसी जगह है जो हमें रेंट पर मिल सके? नदीम ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? आप लोग यहीं मेरे घर पर रहने वाले हैं? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। रोबा ने पहले हैदर को देखा, फिर नदीम को। हैदर ठीक कह रहे हैं नदीम भाई, इतनी देर हम आप लोगों को तंग नहीं करना चाहते। आप हमें कोई अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा दे। रोबा, अम्मी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, और वो हैदर का ट्रीटमेंट था। हैदर का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने अपने कितने केसेस पेंडिंग पर छोड़े हैं। मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है हैदर के ठीक होने की, ताकि मैं दूसरों को देख पाऊँ। ये मेरे पास रहेगा, इसकी इम्प्रूवमेंट पर मेरी नज़र रहेगी। और जहाँ तक रही बात रेंट की, तो हैदर के ठीक होने के बाद वो सब मैं सूद समेत ले लूँगा। तो और बहस नहीं, तुम लोग यहीं रहोगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। इस पूरी बातचीत के दौरान नाजी बस मुस्कुराकर नदीम को ही देख रही थी, उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, जिसे देखकर रोबा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। चाय नाश्ते के बाद वो बर्तन समेटने लगी तो रोबा भी उसका हाथ बचाने लगी। नदीम और हैदर के मुआशरती बातें उन्हें बोर कर रही थी। वो दोनों किचन समेटने के बाद खाने की तैयारी में थी। रोबा कब से हैदर को देख रही थी, जो हंस हंस कर नदीम से बातें कर रहा था। क्या हुआ था? नाजी के सवाल पर उसने हैदर को छोड़कर उसे देखना शुरू कर दिया। आर्मी में थे, मिशन के दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से चल नहीं पाए। डॉक्टर्स ने भी इनकार कर दिया। नदीम कर लेंगे, इनके हाथ में बहुत शिफा है। आज तक इनका कोई केस नाकाम नहीं हुआ सिवाय एक के।
वो शर्मिंदा से होकर गर्दन झुका गई थी। रोबा को कुछ हैरत हुई मगर फिर सर झटक दिया। शादी के कितने अरसे बाद हुआ था यह हादसा? उसके दूसरे सवाल पर रोबा को हैरत का झटका लगा। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। शादी से पहले हुआ था। इस बार हैरान होने की बारी नाजी की थी। फिर भी शादी कर ली? पसंद करती थी? लव मैरिज है? इस सवाल पर उसने गहरा सांस लेकर हैदर को देखा। मैं बनी हुई थी हैदर के साथ। मुझे सजा के तौर पर उनकी जिंदगी में शामिल किया गया था। उसने नजर उठाकर नाजी को देखा जिसके हाथ रुक चुके थे। उसने पढ़ा था इस रस्म के बारे में, यह भी कि पाकिस्तान सिंध में ये रस्म आज भी की जाती है, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ अमेरिका में किसी ऐसे जोड़े को मिलेगी जो इस रस्म की भेंट चढ़ चुके होंगे। मगर वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपी हुई रहमत, वो रस्म मेरे लिए वही साबित हुई थी, वरना शायद मैं इन्हें खो देती। अम्मी बहुत जिक्र करती हैं तुम्हारा, याद करती हैं। आसिया आंटी मेरी फरिश्ता हैं। उन्हीं की वजह से हैदर मेरी जिंदगी में है। मैं अपनी बेवकूफ़ी में छोड़ आई थी हैदर को। मैं उनकी हालत देखकर डर गई थी। कराची चली गई थी, जॉब शुरू कर दी थी। आंटी के पास भी पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। फिर एक दिन मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। तब आंटी को मैंने सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे हैदर के पास वापस भेजा। आज उन्हीं की वजह से हम साथ हैं और अब भी वो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं। नाजी गौर से उसकी बातें सुन रही थी कि कब छुरी आलू से फिसल कर उंगली काट गई पता ही नहीं चला। एक बुलंद चीख उसके मुंह से निकली तो रोबा हड़बड़ाकर उसकी जानिब बढ़ी। हैदर और नदीम भी देखने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं नदीम भाई, नाजी भाभी के हाथ पर छुरी लग गई है। ध्यान से काम न करने की तो कसम खा रखी है इसने। उसकी खफगी पर हैदर और रोबा दोनों उसे देखते रह गए थे। नाजी हाथ संभालती किचन में चली गई। काउंटर पर झुकी टैप के नीचे हाथ किए वो बेआवाज रो रही थी। नदीम झुककर हैदर के पांव से जूते निकालने लगा तो वो घबरा गया। डॉक्टर ये क्यों कर रहे हैं? नदीम ने खफत से उसे देखा। हैदर, मैं डॉक्टर हूं और तुम पेशेंट। ये काम है मेरा, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता से उसका जूता उतारा, उसकी जांच की। रोबा कह रही थी तुम्हें पैरों में दर्द महसूस हुआ था, जिस पर उसने नफी में सर हिला दिया। नदीम ने हैरत से उसे देखा। मतलब? रोज जब भी मालिश करती थी सुइयां चबो कर देखती थी। जब मुझे कुछ भी महसूस न होता तो उदास हो जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उस दिन ऐसे ही कह दिया कि दर्द हुआ था। उस दिन वो बहुत खुश थी। हाँ, उसकी आवाज़ में महसूस हो रहा था। चलो खैर, कोई बात नहीं, कल तुम्हारे टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं। अभी तुम आराम करो और मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल मिलते हैं। उससे मिलकर वो बाहर चला गया। हैदर देख सकता था शाह खेलते खेलते भी उसे ही देख रहा है। इसे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद थे। यशमान की लाड भी वो इसीलिए उठाता था। चचा के खिलाफ जाकर उसने उसे फ़ोन लेकर दिया, बाइक लेकर दी और इस बार उसे लैपटॉप गिफ्ट करना था, मगर उससे पहले ही वो चला गया। पहियों को धकेलता वो शाह के पास पहुंचा तो बिल्कुल साकिन उसे देखने लगा। हैदर ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम शाहजमान, मैं हैदर हूँ। वो अभी भी उसे घूरे जा रहा था। मेरे दोस्त बनोगे? मगर वो व्हील चेयर को हाथ लगा रहा था। ये गाड़ी आपकी है? उसकी बात पर वो हंस दिया। जी, ये गाड़ी मेरी है। मेरी तो ऐसी नहीं है, इस पर बैठने के लिए बड़ा होना पड़ता है। मैं भी बड़ा होकर इस पर बैठूंगा। हैदर ने तड़प कर उसे अपनी जानिब खींचा। अल्लाह न करे आप कभी इस पर बैठो। ये अच्छी गाड़ी नहीं, आपकी वाली ज्यादा अच्छी है। हैदर ने उसे उठाकर गोद में बिठाया और वो बैठ भी गया। पापा लाए थे, पर अब पापा नहीं लाते और गुस्से में रहते हैं। मामा को भी डांटते रहते हैं। मैंने मामा को रोते देखा है। हैदर को हैरत हुई थी, लेकिन उसकी बातें सुनी जाना भी उसे मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए उसे भी मना कर दिया। ऐसी बातें नहीं करते, चलो मैं आपके साथ खेलूं। वो कूद कर उतरा। फुटबॉल खेलें? हैदर ने मुंह बसोर कर उसे देखा। मुझसे नहीं खेला जाएगा। ड्राइंग बनाए, मैं भी बनाता हूं। उस पर उसकी आंखें चमक गई। हाँ, मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं, पापा लाए थे। चले मैं दिखाता हूं। उसने हैदर की उंगली पकड़ी तो उसने भी पहिए आगे की जानिब धकेल दिए। रोबा, आप अपना सामान सेट कर लें और किसी चीज की भी जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा।
और आप आराम कर लें। उसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया और सामान रखने लगी। नाजी भी उसकी मदद कर रही थी। जब उसके बैग से फोटोज गिरी, वो पूरी फैमिली की थी और दूसरी रोबा की फैमिली की। ये कौन कौन है? अलमारी में कपड़े रखते उसने मुड़कर देखा। ये मेरी फैमिली है। ये अम्मी, ये मेरी बहन जेबा और ये बख्तावर मेरा भाई। आप अपनी फैमिली से मिलती हैं? मतलब मुझे इस रस्म के बारे में जितना पता है, लड़की का ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता। कुछ फैमिलीज अच्छी होती हैं, जैसे हैदर की फैमिली। उन्होंने ना सिर्फ बख्तावर को माफ किया, मुझे भी कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। हैदर की वजह से मैं नहीं जाती घर, और इस बात पर वो खफा भी रहते हैं। वैसे वो हैं कहाँ? बाहर तो नहीं है। नाजी ने भी नफी में सर हिलाया। सामान वहीं छोड़ वो बाहर आ गई, ड्राइंग रूम से नदीम के कमरे तक और फिर नाजी का अम्परा कमरा। मगर वो दोनों वहां भी नहीं। शाह भी नहीं है। दोनों एक साथ तो नहीं। रोबा ने परेशानी से इधर उधर देखा, फिर आखिरी कमरे को उम्मीद से खोला तो सामने बेड पर गठरी बना शाह सो रहा था और हैदर उसके आसपास से पेपर इकट्ठे करके रख रहा था। फिर उस पर ब्लैंकेट दी, कलर्स उठाकर दराज में रखने लगा तो इन दोनों पर नजर पड़ी, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने नाजी को देखकर नजरें झुका ली, फिर रोबा से मुखातिब हो गया। वो मुझे ये ड्राइंग करके दिखा रहा था, फिर खेलते खेलते सो गया। इससे आप अच्छे लगे हैं, वरना शाह हर किसी से यूं नहीं मिलता। बहुत छुई मुई सी शख्सियत है इसकी। हैदर ने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। बहुत प्यारा है। पहले मुझे भी देख रहा था, फिर दोस्त बन गया। अभी कल इसने मुझे फुटबॉल खेल कर दिखाना है। नाजी हंसकर वहां से चली गई। हैदर अभी भी हाथ की पोछ से शाह के चेहरे को छू रहा था। हैदर, उसकी आंखों की नमी देखकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। यशमान भी ऐसा ही था, बहुत प्यारा। हर वक्त भाई मेरे लिए ये लाना, भाई मेरे स्कूल में फंक्शन है, मैं आपका यूनिफॉर्म पहन जाऊं, भाई मेरे साथ मरी चलें। उसकी लड़खड़ाती आवाज को महसूस करके रोबा ने उसे खुद में समेट लिया था। वो क्यों चला गया? क्यों इतनी कम सांसें? क्यों लाया था? उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो रो रहा था। रोबा भी खुद पर जब्त करके बैठी थी। उसे आज फिर शर्मिंदगी हो रही थी। आई एम सॉरी हैदर, आई एम रियली सॉरी। बख्तू की एक गलती की वजह से सब तबाह हो गया। उसकी बात पर वो मजीद इसमें समेट गया, इसे खुद में भींच लिया। गेस्ट रूम में लाने के बाद रोबा ने ही उसकी फ्रेश होने में मदद की थी। इस बात के लिए वो खुद को तैयार करके लाई थी। अब हैदर उससे शर्मिंदा नहीं होता था, क्योंकि यहां वो रोबा को खुद लाया था, हर पहलू पर सोचने के बाद, वरना वो किसी मर्द के साथ आता। मगर यहां नदीम था जिसकी वो लोग जिम्मेदारी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ये नाजी ने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो हुलिये से वार्ड बॉय लग रहा था। डॉक्टर नदीम ने मुझे भेजा है हैदर रजा के काम के लिए, उनका नर्स ही समझ लें। इन दोनों ने हैरत से उसे देखा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो डॉक्टर, जो किसी की बात मतलब के बगैर नहीं सुनता, वो उन्हें इतना प्रोटोकॉल देगा। नर्स को उसके पास छोड़कर वो नाजी के साथ बाहर आ गई थी। खाना तैयार था, मगर खाने वाले सिर्फ 3 लोग मेज पर बैठे। अचानक रोबा के सवाल ने नाजी को हैरान कर दिया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? रोबा ने यह सवाल उसे गहरी सोच में मुब्तला देखकर कहा था। उसके जवाब पर असबात में सर हिलाकर वो दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। खाने के बाद वो कमरे में आई तो वो खिड़की के पार का मंजर देख रहा था। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, धूप में चमकते उनके शीशे, आसमान पर परिंदे का कोई निशान नहीं था। वो बेजारी से सब कुछ देख रहा था कि अचानक खिड़की के शीशे में रोबा का अक्स देखकर व्हील चेयर घुमाई। लेकिन इस बात से ना आशना कि वो ज्यादा करीब है। व्हील चेयर के घूमते टायर की जद में उसके पैर की उंगलियां आ गई थी। आह! पैर पकड़ती वो रुकू के बल झुकी तो वो घबरा गया। उसने हिम्मत करके व्हील चेयर पीछे की, जिससे टायर के नीचे आया अंगूठा बाहर निकला, जिसे देखकर हैदर का मुंह खुला रह गया था। सॉरी सॉरी। उसका पाँव देखने के लिए वो झुका तो उसने रोक दिया। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। ऐसे कैसे ठीक हो? आपके चेहरे से साफ लग रहा है दर्द हो रहा है। दिखाएं मुझे। उसे बेड पर बिठाकर उसका पाँव अपनी गोद में रखा। नरमी से अंगूठे को सहलाया तो वो कुछ घबरा सी गई।
اپنے پیر پر رینگتی اس کی انگلیوں کو محسوس کر کے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ چہرے پر بھی حیا کا رنگ اتر آیا تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا پیر نکالا اور دوپٹہ سیدھی کرتی اٹھ گئی۔ میں ابھی آئی، مگر حیدر نے اسے کھینچ کر پھر بیڈ پر بٹھا دیا۔ جب سے آئی ہیں ایک بار بھی ٹک کر نہیں بیٹھی۔ میں سو گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ سوئی نہیں ہیں۔ چلیں آرام کریں۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اسے بلینکٹ اڑانے کے بعد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اتنا مت تھکایا کریں خود کو۔ انگوٹھا اس کے ماتھے پر رب کرتے اسے آنکھیں بند کرنے کے اشارے کر رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو۔ حیدر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے کہنے پر اسے تھوڑا برا تو لگا، پھر سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند تو پہلے سے بوجھل کیے ہوئے تھی۔ کافی دیر اس کے بالوں میں یوں ہی انگلیاں چلاتے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب احساس ہوا کہ وہ سو گئی ہے تو بلینکٹ ٹھیک کر کے مڑنے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موجود اس کا پرس گر گیا۔ چند سامان کے ساتھ ایک ڈائری بھی گری تھی۔ مشکل سے جھک کر وہ سامان اٹھا رہا تھا۔ ڈائری اٹھا کر رکھنی چاہی تو کھلے ورق نے ہاتھ وہیں ساکن کر دیے۔ 12 جنوری 2023۔ یہ تو ان دونوں کے نکاح سے ایک دن پہلے کی تاریخ تھی۔ نظریں نچلی تحریر پر پڑیں۔ زندگی عجیب دوراہے پر لے آئی ہے۔ نہ جانے کل جرگہ میری زندگی کا کیا فیصلہ کرے گا، مگر اس سے آگے وہ نظریں پھیر گیا۔ یہ غلط ہے، کسی کی ڈائری یوں پڑھنا بری بات ہے۔ ڈائری سمیٹ کر اس کے پرس میں رکھنی چاہی۔ پھر ہاتھ رک گئے۔ وہ جاننا چاہتا تھا نکاح سے پہلے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، مگر یہ اس کی پرسنل ڈائری ہے۔ پر اس رشتے میں کیا ذاتی ڈائری ہاتھ میں پکڑ کر بالکنی کے قریب آیا۔ ایک نظر اسے دیکھ پھر بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ گہرا سانس لے کر ڈائری کھولی۔ 20 نومبر 2022۔ آج ایک حادثہ ہو گیا۔ کسی لڑکے کی کتابیں میں غلطی سے لے آئی۔ وہ چیختا رہ گیا مگر میں نظر انداز کر کے آ گئی کہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی کتابیں لے آئی ہوں۔ اب کل اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، کیسے واپس کروں گی؟ اس نے ورق پلٹا۔ 21 نومبر 2022۔ کر دیں کتابیں واپس، کر دیں۔ آج بھی اس نے بہت بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے سے خوف آنے لگا ہے، کیونکہ وہ عام لڑکوں کی طرح ہنس کر بات نہیں کرتا، سنجیدگی سے بات کرتا ہے، اور جو مرد کسی عورت سے سنجیدگی سے بات کرے وہ آوارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر مجھے کیا، میں تو چاہتی ہوں وہ دوبارہ کبھی نہ ملے۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے، کون ہو سکتا تھا وہ لڑکا؟ اسی سوچ کے تحت اس نے اگلا صفحہ کھولا۔ 4 دسمبر 2022۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں وہ بار بار ٹکراتا ہے مجھ سے؟ اور آج تو اتنی انسلٹ بھی کی میری، اور میری دوستیں بھی مجھے ہی غلط کہہ رہی ہیں۔ کیا میں سچ میں غلط ہوں؟ ہانیہ کہہ رہی تھی وہ مجھے پسند کرتا ہے، شاید۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ کیا مجھے سچ میں لڑکوں پر یقین کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے؟ حیدر کو اب اس لڑکے سے جلن ہونے لگی تھی، مگر اس کی سوچ ابھی تک یہ نہیں سوچ پائی تھی کہ وہ ذیشان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا کچھ روبا نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا۔ منہ بناتے اس نے ورق پلٹا۔ 15 دسمبر 2022۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ میں دلچسپی ہے۔ وہ کیوں مجھے ہر جگہ مل جاتا ہے؟ کیوں اس کی اور میری سوچ اتنی ملتی ہے؟ اب تو مجھے بھی اس میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میری سوچ میں آ ہی جاتا ہے۔ وہ پیارا ہے، کسی کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتا ہے۔ آج باتوں میں اس نے اپنے ایک دوست کا بھی ذکر کیا تھا، شاید بیسٹ فرینڈ ہے اس کا۔ چلو اب بیسٹ فرینڈ بھی آ گیا۔ اسٹوری میں ایک لمحے کو ڈائری بند کر کے شیشے سے روبا کو دیکھا جو ابھی تک سو رہی تھی، پھر کھول لی۔ 29 دسمبر 2022۔ آج تو بال بال بچی، ورنہ ساری رات جیل میں گزارنی پڑتی اگر میجر ذیشان نہ ہوتا۔ ہاں یہی نام ہے اس کا۔ حیدر کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اگر آج ذیشان نہ ہوتا تو شاید میری عزت بھی جاتی،
मगर शुक्र के वो पहले से पुलिस स्टेशन में थे। क्या डांटा उन्होंने पुलिस ऑफिसर को? क्या कहा था? हाँ, अगर अब इस लड़की को नजर उठाकर देखा तो आपको उठाने पूरी बटालियन आएगी। हानिया सही कहती है, मुझे जीशान को एक मौका देना चाहिए, मगर अभी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वर्क पलटने की। वो कितनी खुश थी, जीशान मुझसे पहले उसकी जिंदगी में आया था, वो उसके काबिल था। बोझल दिल के साथ उसने डायरी दोबारा खोली। 4 जनवरी 2023। आज हमारे बैच का आखिरी दिन है। यूनी में आज मैं गांव वापस जा रही हूँ। जीशान आया था, कुछ कहा नहीं, उसने एक लेटर पकड़ा गया। मैंने उसे खोला नहीं। घर जाकर सुकून से बैठकर पढ़ूंगी कि क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो मुझे पता है उसमें क्या होगा, मगर अभी हिम्मत नहीं हो रही दूसरी लड़कियों के सामने इसे खोलने की। उससे आगे वो पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे आगे एक दर्द की लाजवाल दास्तान शुरू हो जानी थी। सब खत्म होने वाला था। ना चाहते हुए भी उसकी खुशियों को लगती आग का सोचकर आंखों ने खारा पानी छोड़ दिया। उसने गुस्से से डायरी बंद की, तेज तेज व्हीलचेयर अंदर की जानिब भगाई। उसके चेहरे को एक नजर देख डायरी दराज में रखी और नम आंखों से उसे देखा। आई एम सॉरी रोबा, मैंने तुम्हारी हर खुशी बर्बाद कर दी। मेरा सारा बोझ तुम पर आ गया। आई एम सॉरी। तुम और जीशान एक दूसरे के लिए बहुत बेहतरीन थे। मैं तो ऐसे ही आ गया बीच में। मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं ठीक नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। छोड़ दूंगा तुम्हें मैं। जीशान से कह दूंगा इंतजार करे। लेकिन अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी कि तुम्हें समेटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करती हो, मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे मेरे ही अल्फाज खोखले लगते हैं। सिर्फ जुबान से कह देना, हाँ करना काफी थोड़ा होता है। जितना तुम मेरे लिए करती हो उसका तो 1% भी अदा नहीं कर पाता। इसलिए इजहार करके तुम्हें खुद से बांधना नहीं चाहता। अब आखिरी उम्मीद यही ऑपरेशन है। अगर कामयाब हो गया तो ठीक, वरना मेरी मोहब्बत में दफना कर छोड़ दूंगा। तुम्हें मैं नहीं जानता तुम क्यों लौट कर आ गई, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा खसारा था। इसके हाथ को लबों से लगाकर फिर दिल के मुकाम पर रख लिया। हैदर ने डायरी आधी पढ़ी। आगे पढ़ता तो शायद जान पाता कि खसारों को खुशामदीद कहकर आई थी वो। शाम को कहीं जाकर उसकी आंख खुली। अंगड़ाई लेते उसने आंखें खोली तो वो अभी खिड़की से ढलते सूरज को देख रहा था। रोबा ने पुरसुकून मुस्कुराहट से उसकी जानिब कदम बढ़ाए। तो यहां भी आपने ऐसी जगह ढूंढ ही ली? रोबा की आवाज सुनकर उसने हाथ चेहरे पर फेर कर खुद को कंपोज किया। रोबा ने व्हील चेयर घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। अभी वो बात करती, उसके चेहरे को देखकर हैरान रह गई। आंखों में सुर्खी, उदास चेहरा। हैदर, क्या हुआ है आपको? उसने मसनूई मुस्कुराहट से उसे देखा। कुछ भी तो नहीं, ऐसे बस सुफियान और चचा की याद आ गई थी। अभी इस वक्त सुफियान मुझे बातें सुना रहा होता है ना, इसलिए। रोबा ने प्यार से उसके बाल संवारे। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सो गई ना? हैदर ने एकदम उसका हाथ झटक दिया। मैं बच्चा नहीं हूं रोबा, मैं ठीक हूं। बालों में हाथ फेंक कर वो बाहर देखने लगा। रोबा चंद लम्हे हैरत से उसे देखती रही। फिर उसकी नजर साइड टेबल पर अपने बैग पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसने अंदर देखा तो डायरी नहीं थी। इसने इधर उधर देखा मगर वो नजर नहीं आई। फिर दराज खोला तो सामने ही पड़ी थी। उसने गहरा सांस लिया। हैदर हर चीज संभाल कर रखने का आदी था। डायरी निकालकर वर्क गर्दानी की। कहां तक पढ़ी? उसके सवाल पर उसने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? डायरी कहां तक पढ़ी? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उससे सवाल कर रही थी और वो शर्मिंदा सा हो रहा था। आई एम सॉरी रोबा, मेरी वजह से तुम्हारा और जीशान का रिलेशनशिप खराब ना होता। काश तुम वो लेटर वहीं खोल कर पढ़ लेती, उसे जवाब दे देती तो। डायरी हाथों में थामे वो पंजों के पल उसके पास बैठी, डायरी उसके हाथ में रखी। मुझे शिकायत रही है हैदर कि आप चीजें अधूरी छोड़ देते हैं,
लेकिन इल्तिजा कर रही हूं, इसे अधूरा मत छोड़ें प्लीज। कुछ सवाल इसलिए भी रह जाते हैं कि हम उनके जवाब तलाश करना छोड़ देते हैं। अपने सवालों के जवाब ढूंढें, खुद को उलझाएं मत। डायरी उसे पकड़ाकर वो बाहर चली गई थी। वो कितनी ही देर डायरी को देखता रहा, फिर बाहर से रोने की आवाज सुनकर बाहर आ गया। सामने ही रोबा और नाजी शाह को गोद में बिठाई चुप करवा रही थी। तेज पहिए घुमाता वो इन तक पहुंचा तो उसे देख नाजी ने शाह का चेहरा ऊपर उठाया। वो देखो, आपका फ्रेंड आ गया। वो कहीं भी नहीं गया। शुक्र है हैदर, आप आ गए। मैं बुलाने ही जा रही थी। अभी सोकर उठा है, आपको ढूंढ रहा है। उसने प्यार से उसे अपनी जानिब खींचा। अरे, मैं तो इधर ही था, आप क्यों रो रहे हो? उसे गोद में बिठाकर उसका चेहरा साफ किया। आप कहाँ थे? मुझे लगा पापा ने आपको भी डांट कर भगा दिया जैसे मामा को डांटते हैं। उसकी बात पर नाजी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर शर्मिंदा सी वहां से उठ गई। हैदर और रोबा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन को डील कैसे करे। तभी शाह ने हैदर का चेहरा हाथों में थामा। फ्रेंड, मेरी टीचर नहीं आई, आज हम पढ़ाई करें। नाजी उनके लिए शाम की चाय लाई थी। टीचर नहीं आई मतलब आप स्कूल नहीं जाते? नहीं, नदीम ने कहा है कि नर्सरी प्रेप हम इसे घर पर पढ़ाएंगे और क्लास 1 में इसका एडमिशन करवाएंगे। एक्चुअली वो बहुत प्यार करते हैं इससे, उन्हें नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता जब कोई इसे डांटे, इसलिए। प्यार क्या होता है? शाह के मासूम सवाल पर उन तीनों ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हैदर ने उसके गाल खींचे। प्यार होता है ख्याल रखना, जैसे आपकी मामा और बाबा आपका ख्याल रखते हैं, आपके खाने का, खेलने का, आपको चोट ना लग जाए, आपके साथ खेलते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, ये प्यार होता है। बाबा तो मामा का ख्याल नहीं रखते तो? शाह! नाजी की करख्त आवाज पर शाह समेत वो भी घबरा गए थे। बहुत बोलने लगे हो आप, इधर आए। उसने नरमी से उसे हैदर की गोद से उतारा। आप दोनों चाय पिए, मैं इसे कुछ खिला दूं। उसे लेकर वो चली गई। हैदर भी गहरी सोच में गर्क हो गया था। क्या हुआ हैदर? नहीं होना चाहिए। निजी मसाइल का असर बच्चों पर नहीं होना चाहिए। कच्चे जहनों में कब कौन सी बात पक्की हो जाए पता नहीं चलता। वो बहुत छोटा है। डॉक्टर नदीम और उनकी वाइफ के जो भी इश्यूज हैं, यूं बच्चे के सामने नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सी तादाद ऐसे बच्चों की है जो अपने माँ बाप के झगड़ों से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान रहते हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। घरेलू माहौल बच्चे के जहन पर गहरा असर रखता है। लड़ाई झगड़े से भरा माहौल हमेशा एक मुतासिर और तंग नज़र दिमाग बनाता है। जिसने जो बचपन से देखा हो उसे लगता है यही सच है और वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। रोबा ने परेशानी से डाइनिंग टेबल पर बैठी नाजी को देखा, जो चम्मच शाह की तरफ बढ़ाए उसके हाथ काबू में किए खिलाने की कोशिश कर रही थी। नदीम से मुलाकात उनकी रात के खाने पर ही हुई थी। वो सब लोग डाइनिंग पर बैठे थे। रोबा और नाजी सर्व कर रही थी। नाजी ने उसे कितनी बार कहा कि तुम रहने दो। नहीं, अब तो एक लंबे वक्त के लिए ही है, फारिग बैठ बैठकर मोटी नहीं होना। हैदर, तुम्हें सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आना है। मुझे पहले जाना पड़ेगा, मगर तुम्हें निक, वो तुम्हारा नर्स, वो तुम्हें ले आएगा। और हाँ रोबा, आप हैदर की सारी मेडिकल हिस्ट्री लेकर आई हैं ना? जिस पर उसने अस्बात में सर हिला दिया। फिर हैदर से मुखातिब हो गया। वहां हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, जो तो रोबा को रहने देते हैं। खाना खाते उसने चोर नजरों से हैदर को देखा, जो परेशान हो गया था। रोबा भी बेचैनी से उन्हें देख रही थी। नदीम ने फिर सवालिया निगाहों से हैदर को देखा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नदीम का जानदार कहकहा पूरे घर में गूंज गया था। रोबा खजल सी होकर उठ गई थी। नाजी भी हंसती किचन में चली गई। वहां मेरे अलावा और भी डॉक्टर्स होंगे, तुम्हारे टेस्ट होंगे, वो तुमसे सवाल भी करेंगे। तुम घबराना मत, उनके सवालों का अच्छे से जवाब देना। बहुत मुश्किल से टीम शेड्यूल से हटकर मानी है। समझने के अंदाज से उसने अस्बात में सर हिलाया। नदीम भाई काफी खुश मिजाज हैं। रोबा के सवाल पर नाजी ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, अभी तो बहुत कम हो गए हैं। कॉलेज में इतना शुगल लगाते थे, हर वक्त कोई नई शरारत, कोई नया ड्रामा। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसका रंग बहुत गहरा था। नदीम पूरा 1 महीना उससे लड़की बनकर बात करते रहे।
और दोस्ती के नाम पर उनसे जो ट्रीट लेते वो अलग। वो जब भी मना करता उसे कहते, तुम्हें शीला की कसम। अब उस बेचारे को क्या पता था कि शीला और नदीम एक ही हैं। और जब उसे पता चला था, जूता पकड़कर वो पीछे और नदीम पूरे कॉलेज में भाग रहे थे। वहीं पहली दफा मिली थी मैं नदीम से। अब तो बहुत कम हो गए हैं, काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं और शायद गुस्से भी। रोबा की बात पर उसका हाथ वहीं रुक गया था। मसनूई मुस्कुराहट से उसने रोबा को देखा। आप शाह की बातों पर गौर न किया करें, वो तो बच्चा है, मसाइल तो हर घर में होते हैं ना। बाउल उठाकर वो बाहर चली गई। पीछे रोबा ने माथे पर हाथ मारा। फिट्टे मुंह तेरा रोबा, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। शाह खाने के दौरान भी अपनी मीठी आवाज में हैदर से बातें कर रहा था। गोल मटोल चेहरा, बड़े बाल जिन्हें वो बार बार माथे से पीछे कर रहा था। नदीम हैरत से हैदर और उसकी बातें सुन रहा था। हैरत है, ये तो कभी किसी के साथ इतना घुलता मिलता नहीं है, लेकिन मुझसे तो मिल गया है। क्यों शाह? उसने पंच बनाकर शाह की तरफ किया तो उसने भी भरपूर रद्द अमल दिया, जिस पर नदीम को हैरत अंगेज खुशी हुई थी। शाह मेरे साथ भी? एक नजर नदीम को देखकर वो प्लेट को देखने लगा। नदीम को ये बात महसूस तो हुई, मगर उसने सर झटक दिया, उसका मूड नहीं होगा। हैदर और रोबा अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें घर बात करनी थी। नाजी शाह को सुनाने के बाद कॉफी का मग लिए नदीम के कमरे में आई तो उसे देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था। नदीम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर उसने जवाब दिया। नदीम, आपका जो रवैया मेरे साथ, वो अब इतना बेवकूफ मत समझो कि हैदर और रोबा के सामने मैं तुम्हें कुछ कहूंगा। इतनी अकल है। अब तुम जा सकती हो, मुझे काम है। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं तो कहा ना जाओ, समझ नहीं आई। उसने दबे हुए गुस्से में कहा तो वो घबरा कर चली गई। मैं तो कहना चाहती थी कि आपका रवैया अब शाह भी महसूस करने लगा है। वो हैदर से इस बारे में बात करता है। नदीम, आपका बेटा दूर हो रहा है आपसे। घर पर बात करने के बाद रोबा ने उसे बेड पर लिटा दिया था और खुद वो सोफे की जानिब चल दी। कहाँ? बालों का जूड़ा खोलते उसने पलट कर उसे देखा। सोने? वहां क्यों? यहां क्यों नहीं? सोफे पर सुकून से बैठकर उसने उसे देखा। कहा ना उस दिन आऊंगी जिस दिन आप खुद लेकर जाएंगे। हैदर ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। दोपहर में तो सो गई थी, तब आप थोड़ी दूसरी साइड पर लेटे थे। रुबा प्लीज आ जाए यहाँ। वो उसे प्यार से देखती कंफर्टर उड़ाकर लेट गई। रोबा, रोबा। उसके 2 बार बुलाने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप कर गया। फिर एक ख्याल के तहत उसने लैंप ऑन किया और डायरी निकाली। एक नजर उसे देखा जो मुंह तक कंबल ओढ़े सो रही थी, फिर डायरी खोली। रोबा ने थोड़ा सा कंबल नीचे करके देखा तो मुस्कुरा दी। ढूंढ ले हैदर अपने सवालों के जवाब, वो सवाल जो आप मुझसे पूछ नहीं पाते। अपने हर राज को उसके हवाले करके वो सो गई। पन्ने पलटे वो बार बार उसे देख भी रहा था। फिर 9 जनवरी 2023 की तारीख पर हाथ रुक गए। ये क्या हो गया? जिंदगी ने कैसा मोड़ ले लिया? मेरा छोटा भाई कातिल कैसे हो सकता है? और कत्ल भी किसी आम का नहीं किया, जमींदारों के बेटे का हुआ है, जिनसे एक बार अब्बा जी उलझ चुके हैं। अब्बा ने भी जमींदार आशिश से मुठभेड़ की थी, तब उन्होंने अब्बू को कुछ दिन जेल में रखा था। अब पता नहीं अपने बेटे के कत्ल पर बख्तू के साथ क्या करें। जेबो और अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। जेबो कह रही थी अगर उन्होंने वनी मांग ली तो हम क्या करेंगे। मुझे खुद बहुत डर लग रहा है। उसने तर्स की निगाह से रोबा को देखा जो अब गहरी सांसें ले रही थी। फिर पेज पलटा। 10 जनवरी 2023। आज यशमान के कत्ल को दूसरा रोज है। बड़ी हवेली से अभी तक कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना ही पुलिस आई है। पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है। मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। सोचा था घर जाकर जीशान का खत पढ़कर अम्मी से बात करूंगी, मगर यहाँ तो मोहब्बत ही दाव पर लग गई है। अगर फैसला वनी में हुआ तो मैं किसी सूरत जेबों पर उंगली नहीं आने दे सकती। वो तो बच्ची है, ना जाने उसके साथ कैसा सुलूक हो। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उसका दुख शायद नहीं।
اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں وہ خط جلا دوں گی جرگے کے فیصلے کے بعد۔ اسے ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ 11 جنوری 2023۔ کل رات اچانک آنکھ لگ گئی۔ ایک عجیب خواب دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا انسان مجھے اس کے پیروں میں ڈال دیا گیا۔ کیا مجھے کسی کی غلامی میں دیا جا رہا ہے؟ اگر حیدر ٹھیک ہوتا تو کوئی شک نہیں تھا، وہ اس وقت حیرت سے اٹھ بیٹھتا۔ اس کی شکل تو نہیں دیکھ پائی، لیکن اس کے ہاتھ پیر ضرور دیکھے تھے۔ نہ جانے کون ہوگا وہ، اور مجھے کیوں دکھایا گیا، وہ بھی ان دنوں۔ اس نے حیرت سے روبا کو دیکھا، ورق پلٹا۔ 12 جنوری 2023۔ زندگی عجیب دوراہے پر لے آئی ہے۔ نہ جانے کل جرگا میری زندگی کا کیا فیصلہ کرے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر کل فیصلہ ونی کا ہوا تو بہت کچھ بچ جائے گا، اس لیے خاموشی سے سر خم کر دوں گی۔ اس نے بے چینی سے ورق پلٹا، مگر آگے پنے خالی تھے، بہت سارے ورق خالی تھے۔ پھر تقریباً چند صفحوں بعد ایک اور تاریخ نظر آئی، 2 جون۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 مہینے پہلے میں جس حیدر رضا کے ساتھ ونی ہوئی تھی، جسے میں یہ کہہ کر چھوڑ آئی تھی کہ میں ساری زندگی ایک اپاہج کی غلام نہیں بن سکتی، اس کے سیراب کیوں ہونے لگے ہیں؟ کیوں ان کا وہ آخری بار کا چہرہ میری نظروں میں گھومتا؟ جتنا بھی سر جھٹکنے کی کوشش کرو وہ میرے ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیا میں کوئی گناہ کر آئی ہوں جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہا؟ کیا میں نے حیدر کو چھوڑ کر کوئی غلطی کر دی ہے؟ مگر میں تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ وہ تو مجھ سے بہت شرمندہ ہوتے تھے، اور ان کو اس شرمندگی سے نجات دلانے کے لیے مجھے جانا مناسب لگا۔ وہ کہتے تھے اگر فیصلہ کرو اور وہ صحیح لگے تو اس کی صفائیاں مت دو، اور اگر غلط لگے تو دیکھو کہاں غلط ہے۔ میں تو اپنے کیے کی صفائیاں ابھی تک خود کو دے رہی ہوں، جو کسی طور بھی مجھے تسلی بخش نہیں لگ رہی۔ تو کیا میرا فیصلہ غلط ہے؟ لیکن کہاں سے؟ اس سوال کا جواب تو وہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ ایک اپاہج کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کیسے اور کہاں غلط تھا؟ اس نے صفحے پلٹے، پھر کتنے ہی ورقوں کے بعد ایک تحریر دکھائی دی جس پر کوئی تاریخ نہیں تھی۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے کہ میرا فیصلہ کہاں غلط تھا۔ آسیہ آنٹی نے سب بتا دیا، اور یہ بھی کہ مجھے اسے صحیح کیسے کرنا ہے۔ اس لیے میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں آج واپس جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے حیدر کے پاس، اپنے حیدر کے پاس جو میرے ہیں، جنہیں خدا نے میرے لیے چنا ہے۔ میں نے گناہ کیا تھا انہیں چھوڑ کر، اس لیے دل بے چین تھا، اور آج جب ان سے دوبارہ ملنے کی بات آئی تو کیسے زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ لیکن اس سے راحت مل جائے گی، حیدر جو مل جائیں گے۔ اس سے آگے کئی تحریریں آئیں جس میں اس نے اپنے احساسات لکھے تھے، حیدر کے بارے میں دعائیں لکھی تھیں، اس کے ساتھ گزرا ہر خوبصورت پل لکھا تھا۔ آخری تحریر کے بعد اس نے ڈائری بے چینی سے بند کی۔ یہ تو لکھا ہی نہیں، وہ فیصلہ غلط کیسے تھا؟ یہی تو میرا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس نے پریشانی سے روبا کو دیکھا۔ اب یہ تو وہ خود ہی بتا سکتی ہیں ان کا یہ فیصلہ کیسے غلط تھا۔ حیدر کھڑکی سے صبح کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے جا رہا تھا، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اپنے سوال کے لیے تھا۔ اس کی حالت کو سمجھتے روبا اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ چیئر اس کی ویل چیئر کے پاس رکھنے کے بعد لقمہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ اس کی معصومیت اور خاموشی دیکھ کر روبا کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جواب ملے حیدر؟ حیدر نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ روبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہر چیز تو لکھی تھی اس نے، سب کچھ تو لکھا تھا۔ ہاں لکھا، سب کچھ لکھا، کیوں واپس آئیں، کیا وجہ تھی؟ لیکن میرا سب سے بڑا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ غلط کیسے تھا؟ نکاح سے پہلے یشمان کے قتل کے بارے میں نے جو کچھ لکھا وہ نہیں پڑھا؟ پڑھا تھا، سب پڑھا تھا، تمہارے خواب میں بھی آیا تھا میں، مگر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں۔ اس نے مسکرا کر دوسرا لقمہ اس کی جانب بڑھایا۔
आप भी वो नहीं समझ पाए जो मैं नहीं समझ पाई थी? हैदर ने बेचैनी और सवालिया निगाहों से उसे देखा। निकाह से पहले मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिरगा क्या फैसला करेगा। मेरा निकाह किससे होगा और वो माजूर होगा, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा, यानी आपके आने की पेशन गोई हुई थी, यानी आपको खुदा ने मेरे लिए चुना था। जब आपसे निकाह हुआ तब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। फिर एक दिन आपको खिड़की से देखा, व्हील चेयर पर बैठे, वही कपड़े, वही अंदाज, वैसे ही गोद में रखे हाथ। ख्वाब में चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर तब आपका चेहरा मेरे सामने था। मैं डर गई कि मुझे आपकी गुलामी में दिया गया है। मैं कैसे संभालूंगी आपको? आशिर अंकल कहते मुझे आपको जिंदगी की तरफ वापस लाना है। मैं डर गई। अल्लाह से मदद मांगी तो उन्होंने कहा सब्र करो। मैंने कोशिश की, मगर डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि आप बिल्कुल ही जिंदगी की उम्मीद छोड़ गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं आपकी मदद करती तो आप शर्मिंदा होते, शुक्रगुजार होते। मुझे तकलीफ होती थी हैदर, आपको शर्मिंदा देखकर। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको छोड़ दूंगी तो आपको शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी। इसलिए मैंने तलाक का फैसला लिया था। मुझे लगता था किसी को तकलीफ से निकालना, उसकी शर्मिंदगी से निजात दिलाना गलत तो नहीं। इसलिए चली गई, मगर उसने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। मैं नहीं छोड़ पाई। उस दिन जब मैं गई थी, मौसम तक ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुकी। फिर तो जैसे अल्लाह पाक भी नाराज हो गए। जब भी मदद मांगी, कोई ना कोई ऐसा ही जवाब आया जिससे लगता कुछ गलत किया है मैंने। नफ्स को काबू करने तक का हुक्म आ गया। तहज्जुद में भी सुकून मांगा, नहीं मिला। हर वक्त सोच आपकी ही रहती है। पहले याद आती थी, फिर आपके सैराब होने लगे। यूं ही व्हील चेयर पर बैठे आप मुझे बेजान नजरों से देखते तो मुझे खौफ आता। फिर एक दिन उसने जब्त से आंखें बंद कर ली। उसे आज भी ख्वाब का वो सोगवार मंजर याद आता तो उसका दिल कांप जाता। हैदर ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर उसके गले लगे। वो फूट फूट कर रो दी थी। मैंने ख्वाब में मैयत देखी, सोग देखा, मातम देखा। मैं डर गई। मुझे लगा आपको कुछ हो गया है। इतना घबरा गई कि आसिया आंटी के सामने आपका जिक्र कर दिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अल्लाह से मदद मांगती हूं तो मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो अल्लाह की दोस्त रही नहीं। मैं जालिम हूं, अल्लाह जालिमों का दोस्त नहीं होता। अल्लाह ने मुझे आपको दिया था, सब्र का कहा था, मगर मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर आपको इस हालत में छोड़ गई थी। आप तो पहले ही सकीना की बेवफाई देख चुके थे। मैंने तो यकीन तोड़ दिया। इस हालत में आपको छोड़कर जुल्म किया। मैंने आपको अल्लाह ताला ने सौंपा था मुझे। हर चीज ने रोका, मगर मैं नहीं रुकी। लेकिन जब ये समझ आया कि ये तो रूहानी रिश्ता है, तब ये भी समझ आया ये फैसला भी गलत है। इसलिए वापस आ गई। अल्लाह के फैसलों में खुश रहना बहुत सुकून देता है। अल्लाह की दी हुई नेमत से मोहब्बत करना और भी सुकून देता है। इसलिए तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। उससे अलग होकर एक नजर उसके नम चेहरे को देखा जो खुद पर जब्त किए बैठा था। लुकमा बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। इतनी तकलीफ अकेले बर्दाश्त की, आपकी तकलीफ के बराबर नहीं थी। मैं आज भी जब आपकी इन 3 महीनों की तकलीफ का सोचती हूँ, मेरी रूह जख्मी होती है। मैं शर्मिंदा होती हूँ। मेरा दिल करता है इतना प्यार करूं आपसे कि आप भूल जाएं, मगर हिम्मत ही नहीं होती। जब आशिर अंकल ने बताया कि आपकी, यूं लगा जैसे जिस्म से किसी ने कुछ निकाल लिया हो, आधा कर दिया हो मुझे। सांस भी महसूस नहीं हो रही थी। ख्वाब सच होता दिखाई दे रहा था। मर रही थी अगर सुफियान नजर न आता। मैं ये कैसे भूल गई जिस खुदा ने मुझे आपको सौंपा है। मेरे बाद आपकी हिफाजत भी वो करेंगे। मेरी गलती का मदावा करने का मौका वो मुझसे कैसे ले सकते हैं? उन्होंने नहीं किया, थोड़ी सजा देकर आपको लौटा ही दिया। ना तो वो बख्श ही देता है, वो तो बख्श ही देता है ना नदामत का एक आंसू देखकर। अपने सवाल का जवाब सुनकर वो यकटक उसे देखे ही जा रहा था, जो अपने आंसू पोंछ कर नॉर्मल तरीके से उसे खाना खिला रही थी। इतना सब्र कहां से आया? वहीं से जिसने तलकीन की थी कि सब्र करो, उसी ने दिया। और अब बातें ना करें, नाश्ता करें। 8 बजे हॉस्पिटल जाना है।
उसने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाई तो वो नम आंखों से भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। कोई कहीं भाग रहा था तो कोई इमरजेंसी को देख रहा था। रोबा और निक उसे नदीम के कमरे की जानिब ले जा रहे थे जब रोबा की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो शायद चंद दिन का था, जिसकी दोनों टांगे प्लास्टर में जकड़ी थी। उसकी तकलीफ का सोचकर इसके दिल को ठेस लगी। आगे बढ़ी तो कोई औरत एक लाश पर सर रखे रो रही थी। उसने तड़प कर हैदर के कंधे पर हाथ रखा। हैदर ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा तो उस लड़की के आंसू देखकर उसने रोबा को देखा जो अफसोस से उसे देख रही थी। फिर अपने कंधे पर मौजूद उसके हाथ को हल्का सा दबाया। वार्ड्स में पहुंचे तो एक ऐसा आदमी नजर आया जो बिल्कुल हैदर जैसा था, व्हील चेयर पर, जिसकी एक टांग काट दी गई थी। दूसरी तरफ कोई लेबर पेन से जूझ रही थी। उसके पास मौजूद नर्सें उसको उसके लवाहिकीन को बता रही थी कि एम्ब्रॉयकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंस गई है। हो सकता है उनका बच्चा मर जाए या उस मर्द की बीवी। उसके लिए तो दोहरी कयामत थी। रोबा की गिरफ्त कंधे पर मजबूत हो गई थी। हैदर उसकी कंडीशन समझ सकता था, इसलिए निक को मुखातिब किया, जल्दी चलो। कुछ देर बाद वो दोनों नदीम के ऑफिस में मौजूद थे, जहां उसकी और दूसरे डॉक्टर्स की तस्वीर के साथ उसकी डिग्री भी लगी थी। एयर कंडीशन कमरे में भी रोबा का दम घुट रहा था। उसे हैदर की फिक्र खाई जा रही थी, कहीं वो परेशान ना हो जाए, और हैदर उसकी परेशानी से परेशान था। जब कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉयज आए, वो नदीम नहीं था, कोई और था, मगर हैदर से उसका रवैया निहायत नरम था। वार्ड बॉयज को उसका सैंपल लेने का कहकर वो चला गया। वार्ड बॉयज ने हैदर की चेयर को आगे धकेला तो रोबा भी उठ खड़ी हुई। मैम, आप यहीं रुकें, हमें इनके कुछ टेस्ट करने हैं, तो आप प्लीज। उसने परेशानी से रोबा को देखा जो खुद परेशान थी। जब नदीम अंदर आया, हैदर चलो। नदीम को देखकर उसे कुछ सुकून हो गया था। रोबा भी खामोशी से बैठ गई। टेस्टों के बाद उसे जनरल वार्ड में लेटा दिया गया था। उसके कपड़े भी तब्दील कर दिए गए थे। नर्सेस के कमरे से जाने के बाद उसने नदीम को मुखातिब किया, डॉक्टर नदीम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर तुम्हारी MRI है, उसके बाद कुछ नॉर्मल बातें और बस। नहीं, मैं कह रहा था रोबा को भेज दें प्लीज। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गए। कुछ देर बाद रोबा आ गई थी। भागकर उसके सिरहाने पहुंची, उसका हाथ थामा। हैदर, आप ठीक हैं? आप परेशान तो नहीं हुए? कोई मसला तो नहीं हुआ? उसने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल टेस्ट थे, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो ना? हैदर ने उसका हाथ लबों से लगाया तो वो चंद लम्हे उसे देखती रह गई। क्या यार, मैंने मिस किया तुम्हें, और लाइसेंस है मेरे पास। उसने जूस का ग्लास उसके सामने किया। चंद घूंट लेने के बाद वो उसने रोबा के लबों से लगा दिया। मैं जानता हूं, जितना मैंने खाया उससे भी कम तुमने खाया है, पियो इसे। आज तो उसका हक जमाने का अंदाज ही कुछ और था। रोबा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो हम सबसे पहले नाहिद खाला से मिलने जाएंगे। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नाहिद खाला मेरे दोस्त की अम्मी जो जरी का काम करती हैं, उनसे स्पेशल तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाएंगे, तुम मुझे पहन कर दिखाना। तुम करोगी ना खुद को मेरे लिए आरास्ता? रोबा का दिल भर आया था। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो खुश हो गया। और फिर न जाने हैदर ने उसे 2 घंटों में पहली दफा कौन कौन से किस्से सुनाने लगा था। आज सुबह के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गया था। फिर बातों का तसलसल तब टूटा जब नदीम हवाई मेल की तरह नाजिल हुआ। हैदर, चलो तुम्हारी MRI है। और देखते ही देखते वार्ड बॉयज उसे एक चेयर पर बिठाकर ले गए थे। रोबा वहीं MRI रूम के अंदर एक तरफ खड़ी हो गई थी। हैदर को लिटाकर मशीन के अंदर भेजा जा रहा था, जहां उस पर से लेजर गुजर रही थी और एक पॉइंट पर जाकर रुक गई। नदीम समेत कई डॉक्टर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रोबा का सारा ध्यान हैदर की जानिब ही था, जो चित लेटा आंखें बंद थी, जिसे देखकर उसे खौफ आ रहा था, दम घुट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दूसरे लम्हे वहां से निकल जाए। काफी देर डिस्कशन के बाद नदीम ने ऑपरेटर को इशारा किया। बाहर निकालने का उसने बटन तो प्रेस किए, मगर वो चली नहीं। हैदर बाहर नहीं आया। नदीम ने दोबारा ऑपरेटर को देखा। गेट हिम आउट, सिस्टम इज नॉट वर्किंग सर। ऑपरेटर की परेशान आवाज रोबा ने भी सुनी थी। वो आगे बढ़ी।
हैदर को देखा जो अंदर बेचैन हो रहा था। नदीम ने ऑपरेटर को हटाकर खुद भी चलाई, मगर कोई फर्क नहीं था। अंदर हैदर का दम घुट रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। और कितनी देर है डॉक्टर? हैदर की बेचैन आवाज रोबा को उसके पास ले आई थी। हैदर, बस 2 मिनट। उसने सवालिया निगाहों से नदीम को देखा, जिसने उसे सब्र रखने का इशारा किया। ये अचानक कैसे बंद हो गई? सर पता नहीं, कुछ दिन से इशू तो कर रही थी, मगर आज तो बिल्कुल ही बंद हो गई। मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताया? अंदर पेशेंट और मशीन बंद हो गई। तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है। अंदर अब हैदर को पसीना आ रहा था। माथे से पसीना साफ करके गहरा सांस लेकर आंखें खोली, मगर रोशनी पड़ने की वजह से फिर बंद कर ली। रोबा, प्लीज बाहर निकालें मुझे। नदीम भाई, कुछ करें। उसकी आवाज ना चाहते हुए भी भुर्रा गई। नदीम कभी परेशानी से रोबा को देख रहा था, कभी मशीन को। रोबा को और तो कुछ समझ नहीं आया। उसने हैदर को टांगों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश ऑपरेटर ने नदीम को दिखाई। पेशेंट को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, मगर तब तक नदीम वहां पहुंच चुका था रोबा की मदद करने। उन तीनों ने मिलकर उसे खींचा और मशीन से बाहर निकाल लिया। बाहर आने पर वो हमन्नकों की तरह उन तीनों को देख रहा था, जो तेज सांस ले रहे थे। फिर हैदर के मुंह को देखकर हंस दिए। पाकिस्तान की मशीन तो खुद ही बाहर निकाल देती है, आपकी टांगें खींच कर छोड़ती है। नहीं, हमारी भी खुद ही निकाल देती है। सॉरी, सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई थी, इसलिए। वो तो भला हो रोबा का, जिसका दिमाग काम कर रहा था। ये उसी का आइडिया है, वरना मैं तो मैकेनिक के आने तक कुछ नहीं करने वाला था। वेल, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक तो हूं, लेकिन प्लीज मुझे दोबारा नहीं जाना। हैदर के डरे हुए लहजे को देखकर नदीम की हंसी निकल गई। डोंट वरी, काम हो गया था। अब नहीं जाना, 1 हफ्ते तक रिपोर्ट आएगी, तो तब तक रेस्ट करो। उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद रूम में भेज दिया गया था। हैदर, आप ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारे होते मुझे कुछ हो सकता है? तुम तो नजर पट्टू हो मेरा। उसके शगुफे पर वो मुंह खोले उसे देख रही थी, जो हंस रहा था। शाम को वो तीनों एक साथ ही वापस आए थे। दरवाजे से दाखिल होते ही शाह भाग कर हैदर के पास आ गया था। आप कहाँ गए थे? नदीम और रोबा उसकी बेचैनी देख रहे थे। नदीम थका मांदा सा आगे बढ़ गया और शाह फिर से हैदर की गोद में आ बैठा था। मैं तो हॉस्पिटल गया था। शाह ने हाथ माथे पर मारा। मैं सारे घर में ढूंढ रहा था। माथे से बाल हटाते उसने अफसोस से कहा। 2 दिन में ही वो हैदर से मानूस हो गया था। रोबा व्हीलचेयर धकेलती उन्हें सबके पास ले आई थी। हैदर कोट उतार कर सोफे से सर टिकाए लेटा था। नाजी ने उसे पानी दिया तो पकड़कर टेबल पर रख दिया। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? रोबा ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। नाजी ने हैदर को देखा तो वो पानी का गिलास शाह के मुंह से लगाए उसे पानी पिला रहा था। उसने नदीम को देखा, जो पुरसुकून बैठा था। उसके कान के करीब झुकी। नदीम, शाह को अपने पास बुलाए ना, आप भी प्यार करें उससे। उसने माथे पर बल लाकर उसे देखा। वो हैदर के साथ खेल रहा है तो तुम्हें क्या मसला है? मैं थक गया हूं, परेशान मत करो। ओवरऑल उठाकर वो अंदर चला गया। हैदर, आप भी आराम कर लें, थक गए होंगे। हाँ, बस थोड़ी देर इसके साथ खेल लूं। फिर नाजी ने एक नजर नदीम के कमरे के बंद दरवाजे को देखा।